गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो इसके पहले हमने जो वीडियो आपको दिया उसमें डाइजेशन इन अमीबा हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें ह्यूमन या एनिमल डाइजेशन, एनिमल एक्सक्रीशन, एनिमल रेस्पिरेशन और एनिमल सर्कुलेशन। जनरली उसमें ह्यूमन इंक्लूड किया गया है और जनरली क्लास 10th में बेसिक लेवल है। क्लास 10th में आप उतना डिटेल आप न जाएं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आपको मिलेगा। क्लास 10th में आपको केवल बेसिक लेवल पे हार्मोन्स या एंजाइम के बारे में जानना और विच पार्ट कंटेन द विच टाइप ऑफ फूड स्टफ विच आर डाइजेस्ट बाय द विच टाइप ऑफ एंजाइम, किस ऑर्गन्स में कौन सा एंजाइम एक्ट करता है और किस पर एक्ट करता है। ह्यूमन सर्कुलेशन बेसिक लेवल है, आप बहुत एडवांस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एडवांस अगर पढ़ना चाहते हो ग्रेट, लेकिन एक बात कन्फर्म है यह है कि आपको अगर 10th पास आउट करना है तो आपको जितना चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन डाइजेशन। जनरली वी डिस्कस इन द अमीबा। अमीबा कंटेन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सॉरी, अमीबा में डाइजेशन क्या होता है? सेल में होता है। वहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो क्योंकि बॉडी सेल लेवल पे बनती है। अब हम ह्यूमन में आते हैं तो ह्यूमन इज ए ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइज बॉडी, ऑर्गन्स ग्रेड ऑर्गेनाइज बॉडी। सो हियर डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम and digestive organs are present. They contain developed and straight coiled alimentary canal are present. In case of human alimentary canal, one part is the mouth. Mouth में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। Second part is the pharynx. Pharynx are divided into the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Generally, pharynx does not play any role in digestion, but they are divided into the three sections: oropharynx, nasopharynx and laryngopharynx. तो ये जनरली इट इज द पार्ट ऑफ ओसोफेरिंक्स। सेकेंड पार्ट है ओसोफेगस। ओसोफेगस द सेल्स आर सेलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे पाई जाती है। एंड इन केस ऑफ द ओसोफेगस हियर नो डाइजेशन आर प्रेजेंट, दे ओनली प्रोवाइड द पैसेज ऑफ फूड पार्टिकल विच आर provide the passage to the food particle after the mastication by the teeth। तो जो फूड पार्टिकल मास्टिकेट किया जाता है ह्यूमन माउथ में, उसको केवल एक पैसेज, एक रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि वह स्टमक में चला जाए। सेकेंड पार्ट इज द स्टमक। स्टमक में हम पढ़ेंगे कि इसमें 3 पार्ट हैं: कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडिक। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इसी से एक वेटर है, वेटर ऑफ ट्यूब। दे कनेक्ट लीवर and at the lower surface of the liver contain the bile gland or bile duct। इसके बाद pancreas। और फिर क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है which contain the 3 part: duodenum, jejunum and ileum। after duodenum, small intestine। तो small intestine is the name of small intestine, but they are 15 to meter long। generally they are intercoiled, divided into the 3 region: ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों होती है? उसका रीजन है कि फूड मैक्सिमम टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में जब स्टे करेगा तो फूड का डाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट हो, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में वो ज़्यादा लॉन्ग होती है। और इसके बाद होता है दिस पार्ट इज द नोन असेंडिंग कोलन। This part is known ascending colon। और लोअर सरफेस पे आप आएंगे तो सीकम, और सीकम से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आता है, दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इन दिस पार्ट इन आवर एंसेस्टर द सेलुलोज आर डाइजेस्ट एज वेल एज आवर हैबिट आर चेंज, then this part become vestigial in nature during the course of evolution। So today
It is the vestigial organs of our body which are not contain, which are not play any role in digestion. So generally working for appendix is the vestigial organ of our body. Alimentary canal में मैंने कहा small intestine या much coil. So this is the ascending colon. This is the descending colon. Open into the rectum and rectum open into the anus. It is the part of the large intestine. It is the diagram of human digestive system. इसमें मेरा सेकंड एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है विच आर एसेंशियल फॉर अस, उसमें माउथ माउथ कंटेन द टू पैलेट, अपर एंड द लोअर पैलेट. इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर इसमें है, दे कंटेन द salivary gland. Third structure is teeth. One is the tongue. Palate, they contain the upper and lower palate, which are composed of the stratified epithelial tissue, which are much hard, and they provide the physical power or muscular power during the grinding of the food particle. Generally, upper palate much hard in compared to the lower palate. In case of salivary gland contain parotid gland, one is the sublingual gland, and one is the submandibular gland. Okay. Three glands are open a common duct by the help of the extension duct or Wharton duct. They are common open. One is came from here, another came from here, and in the lower palate, and open a duct structure known as the Wharton duct, and formation of a gland is known as salivary gland. Salivary gland release a special type of liquid known mucus or saliva. क्वेश्चन राइज होता है कि salivary gland release a special type of liquid known saliva. तो what is the role of saliva? देखिए बेटा, here secretion of saliva. पहली बात तो ह्यूमन saliva contain IgA type of antibody. IgA type of antibody which help in neutralized food particle from microbe. It means our saliva or other animal saliva contains a special type of antibody that is called IgA. This IgA help into the neutralization of the food particle in which the bacteria or the viruses are found in our food particles, which are cause the infection in our mouth. So then saliva contain the IgA. Second है saliva provide lubrication of gullet food particle. After mastication of food particle by the teeth, when swallowing, which are the gullet into the pharynx and esophagus,
दैट फूड पार्टिकल आर लुब्रिकेंट, मीन्स उस पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बनती है, जिसका वह चिकना हो जाता है, वो लुब्रिकेंट हो जाता है, जिसके कारण वह विस्कस हो जाता है, और वह फेरिंग्स या ओसोफेगस की जो मेम्ब्रेन है, जो एपिथेलियल टिश्यूज है, वहाँ पर ये अटैच नहीं होते हैं, एक लुब्रिकेशन नेचर प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन सलाइवा कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम नोन एज टाइलिन और एमाइलेज which help in the digestion of starch which are present in our food particle। तो ह्यूमन माउथ में जनरली स्टार्च का डाइजेशन होता है, या स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ओनली कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट द डाइजेस्ट टू द ह्यूमन माउथ व्हेन वी कंटेन द राइस और पोटैटो वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन टाइप ऑफ स्टार्च आर प्रेजेंट। तो जनरली एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च start the digest in our mouth. No another food particle just like the protein, lipid or nucleic acid are not digest in our mouth. After salivary gland, one structure are discussed. Teeth। अगर टोटल एनिमल किंगडम में हम पढ़ें, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनेशन आर ग्रोइंग ऑफ टीथ। ये टाइप है कि टीथ का जर्मिनेशन या कर सकते हैं कितने बार वो ग्रो करते हैं, इसके बेस पर कितने टाइप के टीथ होते हैं। First is the monophyodont, those type of teeth which grow in one time in animal in their whole life। पूरे जीवन में जब केवल दांत एक बार ग्रो करता है, एक बार ओपन होता है, एक बार निकलता है, that phenomena is known monophyodont। Second is diphyodont, means those type of animal in which teeth are germinate or grow in life only 2 times। Just in case of the human is the example, one teeth is a temporary teeth, after breaking of temporary teeth removal of temporary teeth, formation of permanent teeth, so then permanent teeth are generated। Third is the polyphyodont, and those type of animal in which teeth are grow in maximum time in their whole life span। पूरे जीवन में कई बार अगर वो दांत ग्रो करते हैं, टूटते हैं, फिर आते हैं, और इसको कहते हैं पॉलीफाइडॉन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फाउंड इन द फिश। तो फिश में क्या होता है कि ये पॉलीफाइडॉन्ट एनिमल है। ओके, वन क्लासिफिकेशन on the basis of structure, classify the teeth on the basis of structure के बेस पर आते हैं। तो फर्स्ट इज होमोडोंट। होमो मीन्स होता है सिमिलर। इन दो दिस टाइप ऑफ टीथ विच आर जस्ट लाइक टू ईच अदर, अगर दे कंटेन द इंसीजर इन देयर माउथ, देन ओनली इंसीजर आर फाउंड इन देयर जॉ। They contain only premolar, then molar, premolar are found, no another teeth are present। So those type of animal in which the only one type of teeth are present known as the homodont। Second is heterodont। Heterodont means dissimilar on the basis of structure, which teeth are dissimilar in structure is known heterodont। इसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल है, ह्यूमन में भी कॉमन एग्जाम्पल है। तो लड़की बेटा कुछ यहाँ पे जो टाइप ऑफ टीथ है ह्यूमन में, उसमें इंसीजर है, सेकंड इज द कैनाइन है। कैनाइन इट इज ए काइंड ऑफ पॉइंटेड टीथ बट इज द वेस्टिजल ऑर्गन। थर्ड इज द premolar and fourth is the molar।
incisor cutting and biting of food particle, canine tearing of muscle which are not useful for us, premolar and molar grinding of food particle। ठीक है, तो अब अगर इनका हम डेंटिशन देखें, डेंटिशन का मतलब होता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन देयर जॉ इज नोन डेंटिशन और डेंटल फार्मूला। ओके, ये हो गया बेटा इंसीजर 2/2, काइनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर 3/3। तो अपर जा में दो पार्ट लेफ्ट और राइट, तो 8 × 2 16 टीथ अपर साइड, 16 टीथ लोअर साइड। तो इट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन jaw, it is the dentition of human in which the 16 teeth are found, the upper jaw and lower jaw also contain the 16 teeth। तो टीथ का फंक्शन यह है कि दे हेल्प इनटू द बाइटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनसाइड द ह्यूमन माउथ। तो जनरली इन केस ऑफ ह्यूमन द टीथ आर डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट इन नेचर, और इसमें थोड़ा सा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है या व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ से भी डिटेल हो जाएगा, एक्रोडोंट, थीकोडोंट, मीजोडोंट। तो इट इज द टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ। जनरली क्या होता है कि इन केस ऑफ एलिफेंट काइनाइन टीथ ग्रो आउटसाइड ऑफ माउथ, जिसको हम कहते हैं टस्क। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो नोज होती है वो फॉर्म द हस्क को सूट बनाती है, और जो मोलर कैनाइन टीथ होते हैं वो माउथ से बाहर आ जाते हैं, जिसको हम टस्क कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इट इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टीथ। खासकर मैंने प्रीमोलर को बताया कि इस जो ये एरिया है दे आर डेप्थ इनटू द मसल and attached to the bone part. A group of the blood capillaries which are found the inner part of the teeth which provide the nourishment and blood. This layer is known enamel or dentin which is the hardest part of world। सबसे डेंटिन कहा जाता है या जो एनामल्स होता है वह हार्डेस्ट पार्ट होता है। और इसके बाद बेटा इसमें एक सीमेंटेड लेयर जिसको हमने कहा एनामल है, इसमें कुछ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हेल्प इनटू द रिपेयरिंग ऑफ टीथ which undergo the friction by the temperature, by the physical
grinding of food particle. So they repair to the teeth known as the odontoblast cell. They contain the pulp cavity which provide to the color up to the teeth by the help of the enamel supervision. So enamel provide to the color of teeth. They are black color, they are brownish color, they are whitish color. So teeth are various type which various type that depend upon the color of enamels. तो ये डिपेंड करता है एनामल्स के ऊपर. ह्यूमन माउथ में स्ट्रक्चर एक है टंग. टंग प्रोवाइड द टंग आर chemoreceptor in nature. Tongue are chemoreceptor in nature which attach to the epiglottis, which help into the mastication of food particle, cleaning of teeth, and which chemical are present in our food particle. They help into the response to the brain, and tongue provide the generation of vibration of sound in the larynx or vocal box. So generally tongues play important role in the sound production, help in the cleaning of teeth, help in the grinding of food particle, and chemoreceptive in nature. तो हम आगे बढ़ेंगे. Mouth pharynx or esophagus does not play any role in the digestion. नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे स्टमक. स्टमक बेसिकली जे शेप होता है. दिस पार्ट इज नोन fundus, the region which found the heart to the cardiac. This region is known pylori. And in human stomach, some anatomical structure when study out of when anatomy is of human stomach are studied, then various layer are present, generally known as the mucosa layer or propria layer. So in this mucosa or some mucosa or propria layer contain the different type of cell. First is the axanthic cell or peptic cell. Second is argentinophilin cell. They are also known as the G cell. Okay. Some cardiac cell, stem cell, they are also peptic cell. Various anatomical layer of human stomach contain this type of structure. Basically we know about which cell are important for us. So this is the structure of human stomach. Once time you see there. ठीक है ना. अब हमें बता रहे हैं कि जो ये सेल है दे रिलीज ए स्पेशल टाइप ऑफ liquid is known HCl. You know about the HCl. It is a basic acid which release in our stomach known as the HCl. Or HCl generally released from the axanthic or peptic cell in human stomach. So this play important role in digestion
and the other activity of human body. अब व्हाट इज द रोल ऑफ एससीएल, जरा देखें। पहला है कि इट प्रोवाइड, दे आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रिक सेल, आप कह सकते हैं। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम ऑफ फूड पार्टिकल। पहला काम ये होता है कि जो फूड हम डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में लेते हैं, उस फूड पार्टिकल को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, और उसके साथ आए हुए जो माइक्रोब्स हैं। पहली बात तो सलाइवा आल्सो कंटेन द IgA विच न्यूट्रलाइज टू द फूड पार्टिकल, एंड सेकेंड स्पेशल टाइप ऑफ acid which release from the stomach mucosa layer cells known as the cheap or peptic cell. This cheap or peptic cell release the HCl. This HCl play following role in human stomach. Second है बेटा, it help in activation of एंजाइम। ओके, ये क्या करता है कि एंजाइम को एक्टिव करता है जो हमारे स्टमक से रिलीज होते हैं। इसके बाद इट प्रोवाइड या इट हेल्प इन न्यूट्रलाइज फूड फ्रॉम माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। लेकिन जितने भी मैंने कहा कि कुछ एनिमल्स हैं जो जिस पर HCl कोई इफेक्ट नहीं होता, दे आर कंटेन द पैरासिटिक एडाप्टेशन। HCl रिलीज डेली इन आवर स्टमक 1 to 1.5 लीटर पर डे। इसलिए जनरली कहा जाता है कि वी आर आवर स्टमक आर नॉट ब्लैंक, वी कंटेन द सम वाटर और different type of the food particles during the morning. When our stomach are blank, the HCl are collect in our stomach, cause the acidity. तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात जो हमने यहाँ कहा है कि इट कॉज द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जनरली जी सेल जिसको हमने कहा कि आर्जेंटिफेरस सेल रिलीज द एंजाइम नोन एज द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इट इज द इनएक्टिव एंजाइम which convert pepsinogen into the pepsin. Another is the prorenin. It also convert the prorenin into the renin. ठीक है, तो prorenin is a kind of enzyme which help in the digestion of the protein. वो डाइजेशन के में हेल्प करते हैं। तो ये इट इज द रोल ऑफ HCl। तो जनरली जो जी सेल आर्जेंटिफेरस सेल्स है, दे प्रोड्यूस द 2 टाइप ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो इन ह्यूमन स्टमक ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीनस मटेरियल, वन इज द स्पेशल फिनोमेना आर अकर when food particle enter into the human stomach, then HCl are released and different type of enzyme are released. Then this enzyme digest to the stomach wall. एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे स्टमक में मीट का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो हमारी स्टमक मेम्ब्रेन है, दे आल्सो कंटेन द मसल। तो क्या ये HCl और ये एंजाइम मिलकर स्टमक वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? यस, दे डन, वो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही फूड ह्यूमन स्टमक में पहुंचता है, तो यहाँ पर
वेगस नर्व के इंजेक्शन से वन हार्मोन्स आर रिलीज नोन द गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन HCl के साथ मिलकर और कुछ फूड पार्टिकल के साथ मिलकर, क्योंकि when food particle are enter into the human stomach, then after few time a special type of muscular movement are occur known peristalsis movement. By the peristalsis movement, by the help of the gastrin or endogastron plus HCl and food particle release या prepare a special type of material is known chyme, or this chyme form a layer upon stomach wall and protect to the enzymatic action during digestion. तो जो ये काइम है, काइम इज ए काइंड ऑफ विस्कस मटेरियल which form a layer upon the stomach, then enzyme are released, then enzyme are not digest to the stomach wall. तो काइम इज ए काइंड ऑफ पेस्ट लाइक मटेरियल जो फूड पार्टिकल्स और गैस्ट्रिन प्लस HCl से मिलकर बना है या गैस्ट्रिक लाइपेज से मिलकर बना है। ठीक है, अब बात आती है कि डाइजेशन इन स्टमक। तो डाइजेशन इन स्टमक में डाइजेशन इन स्टमक, तो यहाँ पे बेटा एक एंजाइम है पेप्सिनोजन। ये एंडोगैस्ट्रॉन और गैस्ट्रिन की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में ये इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। ओके, और ये पेप्सिन क्या करता है कि जो हमने प्रोटीन लिया है विच इनटेक इन आवर फूड, द प्रोटीन आर डाइजेस्ट बाय H2O plus pepsin. They break down this protein into polypeptide plus peptone। ठीक है, सेकेंड है बच्चा प्रोरेनिन, गैस्ट्रिन, HCl, रेनिन। ये क्या करता है कि मिल्क का डाइजेशन करता है। मिल्क में प्रोटीन होती है बेटा केसीन, तो ये रेनिन ये बनाता है पैराकेसिन। तो इट इज द डाइजेशन हिस्ट्री ऑफ प्रोटीन इन आवर स्टमक। इन केस ऑफ ह्यूमन स्टमक ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन पार्टिकल, no any kinds of other material are digested just like the carbohydrate, nucleic acid, fat or another material. So in case of human stomach, no digestion of other components except for the protein. ठीक है, नोट कर लिया, इसको आगे देखो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीवर। बेसिकली ह्यूमन लीवर contain two important part। In
human liver, a special type of glands are present. This structure is known extension duct or extension tube. This is the left lobe and this is the right lobe. And the human liver includes a special type of structure known as the Gleason capsule. Okay, this is the bile gland. ठीक है, तो वी डिस्कस अबाउट द लीवर. जनरली कहा जाता है कि ह्यूमन लीवर कंटेन द outer morphology. On the basis of outer morphology is contain the 2 lobes, but basically they contain the 8 lobe. So we discuss about the what is the role of liver. So liver does not play any role in digestion of food particle, but it is the master of digestive system. Generally liver does not release any type of digestive enzyme, so here no digestion of food particle. तो लीवर की हम एनाटॉमी के बारे में अगर बात करें, अगर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स, कुफर सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स या स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, एंड कुफर सेल इज ए काइंड ऑफ फैकोसाइटिक सेल which help in the cleaning of the liver. Yeah, it is a kind of squandering cells. So generally which type of RBC are dead, they are collected into the liver. So generally liver play important role in digestive control of digestion, but they are not directly play in digestion. So liver is the largest gland of human body. It releases a special type of the hormones known angiotensin. Second, this angiotensin first transferred to the kidney where secretion of the angiotensin second, and then formation of the renin, RENNIN. This renin help in the formation of RBC in kidney during the embryonic condition. So liver also produce the RBC ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. तो हम आते हैं रोल ऑफ लीवर के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि लीवर हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए डी के. ठीक है. सेकेंड है liver produce angiotensin first hormones. Okay, third point है liver help in glucogenesis, glucogenolysis and glucogenesis are lipogenesis. Okay. फोर्थ पॉइंट है लीवर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. आरबीसी को का भी प्रोडक्शन ये करता है. आरबीसी प्रोड्यूस करता है जब चाइल्ड
एम्ब्रॉय कंडीशन में होती है मदर फिटस, मदर बॉडी में। लीवर हेल्प इन emulsification by the help of gallbladder or bile gland। ओके। Emulsification is the process in which breakdown of fat into smaller particle। इसके बाद बेटा इसमें है लीवर is the storage house of glucose। तो it is the function of human glucose which are play in our body। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें डाइजेशन इन पैंक्रियाज की बात करेंगे। इसमें बेटा इसको कहा जाता है कि दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एक्टिनिक। ओके, दिस इज द islets of
Langerhans. This is the alpha cell. This is the beta cell. It is the TS of pancreas. Especially pancreas is a kind of mixed type of gland which work as the exocrine and endocrine. So generally in case of the pancreas, here hormones and enzyme both are released. Here the different type of cell are present, alpha and beta cell. Alpha cell release glucagon and beta cell release insulin. It is a kind of hormones which help in metabolism of glucose inside the blood. Due to the deficiency of these hormones, cause the diabetes in mellitus in human where glucose level are rise up. So generally pancreas, it is a kind of duct-like structure where no any hollow space are present, where food particle are stay and they further go digestion. So then pancreatic juice release in small intestine, the part of duodenum where digestion are start. So in pancreas, food are not digest, but pancreatic juice help in the digestion of food particle in human स्मॉल इंटेस्टाइन. द फर्स्ट पार्ट इज नॉन डेओडनम. तो वहाँ पे आप चलेंगे, पहले इसको आप ड्रॉ कर लीजिए. तो पहले बेटा पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन कैसे डोडेनम में होता है, उसको हम बताएंगे. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे है पहला एंजाइम यहाँ पे होगा ट्रेप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है. इसको एक हार्मोन्स होगा इंट्रोगेस्ट्रॉन या इंट्रोकाइनेज, ये कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में. ठीक है बेटा. और ये जो ट्रिप्सिन है, दिस ट्रिप्सिन वर्क एज एक्टिवेटर. ओके, ये ट्रिप्सिन क्या होगा, एक्टिवेटर की तरह कार्य करेगा. ये क्या करेगा, जो सेकंड एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, ये इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में. ओके, दिस फिनोमेना अकर इन द पार्ट ऑफ डेओडेनम, ध्यान देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट. और इसके बाद है बेटा तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस. इसमें भी इंट्रोगेस्ट्रॉन और ट्रिप्सिन इसको एक्टिव करेंगे, जो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेस. अब हम ट्रिप्सिन को लेते हैं. जैसे वहाँ पे हमने पेप्टाइड स्टमक में बना था, इसको ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है. तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा डाई पेप्टाइड एंड ट्राई
पेप्टाइड। इसके बाद जो प्रोटीन विच आर नॉट डाइजेस्ट, दे अंडरगो द काइमोट्रेप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सब में है। ये तोड़ेगा पॉलीपेप्टाइड में। इसके बाद डाई पेप्टाइड को एक एंजाइम है डाई पेप्टाइडेजेस, ये इसको ब्रेक कर देगा मोनो पेप्टाइड। ओके, और दूसरा है कि जो पायराकेसिन विच आर मिल्क प्रोटीन, they are digest by also chymotrypsin। तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है, मतलब देखिए जो ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट बाय एमाइलेज into maltose sucrose। maltose digest by maltase in presence of फिर हो जाएगा आपका डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हो जाएगा बेटा न्यूक्लिक एसिड के लिए जो एंजाइम यहाँ पर रिलीज हो रहा है वह है न्यूक्लियेज, इससे बनेंगे आरएनए प्लस डीएनए। फिर यहाँ पे पैंक्रियाज में डाइजेशन ऑफ फैट, यहाँ पे क्या होगा लिपिड को लाइपेज के द्वारा डाइजेस्ट करेंगे तो ये बनाएगा ट्राइग्लिसरॉल। तो इट इज द कंडीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द ह्यूमन डेओडोनम। और ह्यूमन डेओडोनम में चूँकि द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वेयर द दिस पैंक्रियाटिक जूस आर ट्रांसफर। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अलग पार्ट है जोजोनम और इलियम वेयर द फूड पार्टिकुलर कंप्लीट डाइजेस्ट। तो अभी लेट अस स्टार्ट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये ट्रियस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ वन माइक्रोवेलाई। This is the vein, the channel of vein. ठीक है, जगह this cells that is called Goldband cell. This portion is known lacteal. It is the blood vessel. पूरा करिए। जैसे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट है आपको वो डेओडेनम है, सेकंड पार्ट है जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज नोन इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन इनर मेम्ब्रेन कंटेन ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन microvilli. So this is the structure of microvilli. The space are found in between the microvilli are known as the crypt of Lieberkühn. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन द थ्री रीजन duodenum, jejunum और ileum. Here the complete digestion of protein. तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन all food particle are complete digested. Some basic structure they contain the microvilli. A group of blood vessels are found. They form a lacteal. In lacteal, absorption of fat molecule. In arteries, absorption of glucose. In vein channel, digestion of the nucleic acid, fat molecule by the help of the active absorption. Passively transport in the small intestine microvilli by the help of the glucose or passively transport protein, fat and other molecule are absorbed in small intestine after digestion by the help of the active transport, because they are molecular large molecule, so they are not passively transport through the osmotic gradient. Only glucose molecule are passively transport. तो इन डाइजेशन आप स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कंप्लीट डाइजेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात हम करते हैं। डाइजेशन ऑफ protein, which particle are not digest in the duodenum, they are transferred to the jejunum or ileum. Here is a dipeptide
डाईपेप्टाइडेजेस सकस एंटेरिकस के प्रेजेंस में ये डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट इनटू द मोनोपेप्टाइड. One is the tripeptide converted into the tripeptidases into mono and dipeptide. ठीक है. This is the basic structure of dipeptide. Here is the digestion of carboxyl group. Digestion of amino group, digestion of carboxyl group, and digestion of peptide bond. Here utilization of peptidases enzyme. Here utilization of carboxypeptidases. Here is the amino peptidases. This enzyme digestion of protein. Clear? Just like digestion of protein in small intestine, digestion of carbohydrate completely by the help of sucrases enzyme, maltases, a common enzyme, rhabdin, and digestion of तो उसमें हमने कहा कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे. तो इसमें जो एंजाइम आप यूज करेंगे सुक्रेजेस एंजाइम, माल्टेजेस एंजाइम यूज करेंगे. समटाइम इन केस ऑफ बार्ली इन्वर्टेज एंजाइम आर यूज इन द कंप्लीट डाइजेशन. इसके बाद बेटा थर्ड है डाइजेशन ऑफ लिपिड. वहाँ पे हमने देखा था बना था क्या ट्राइग्लिसरॉल. ट्राइग्लिसरॉल कंप्लीट डाइजेस्ट बाय ट्राइग्लिसराइड इनटू ग्लिसरॉल. ओके. और वहाँ पे हमने स्टडी किया था डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन ड्यूडेनम. RNA are found, then here RNA are digested by RNase enzyme, then AUGC are digested. Second are DNA are digested by the DNase, they are digested ATGC. So after complete digestion of food particle, the food transfer into the duodenum part of the small intestine, where the villi finger-like projection is known microvilli. In microvilli, the food particle, digestive food particle are absorbed by the two method. That is called assimilation आप कह सकते हैं.
कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट वी अवेयर द नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल जस्ट लाइक द ग्लूकोज, बट प्रोटीन and other molecules like the fat which are absorbed by the cyclomicron or micelle formation, then are passive actively transported to the requirement of energy or ATP. So this food particle absorb inside the human small intestine part in microvilli, then they use for the energy production. And undigested or complete digested food particle go to the excretion by the help of the large intestine which known as the रेक्टम एंड एनस। तो रेक्टम एंड एनस के थ्रू जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होती है वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हुए जो फीकल मैटर्स है वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाएंगे। इट इज़ अ वेरी लार्ज लेक्चर। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस ह्यूमन सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ओके।